आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कौटिल्य क्लासेज हाजीपुर में। आज हम T20 2020 सीरीज़ में हम लेकर आए हैं भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से संबंधित 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो पहले के किसी न किसी एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं और आगे भी आने वाले एग्जामिनेशन में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से संबंधित 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए पहला प्रश्न आज का हम लोग देखते हैं T20 2020 सीरीज भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न एवं उनके उत्तर आगामी सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए उपयोगी। पहला प्रश्न देखा जाए, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग कर सकता है पत्र लिखकर। ऑप्शन है मुख्य न्यायाधीश को, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, विधि मंत्री को। ये प्रश्न पूछ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं जब उन्हें पद त्याग करना हो, इस्तीफा देना हो, तो वो किन्हें संबोधित करते हुए पत्र लिखेंगे। तो इसका सही जवाब होगा राष्ट्रपति। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए अपना त्याग पत्र देते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न, राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। राज्यसभा एक अस्थायी संस्था है। दूसरा ऑप्शन है इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर रिटायर होते हैं। तीसरा ऑप्शन है राज्यसभा का गठन 1958 में हुआ था। और चौथा ऑप्शन है राज्यसभा के 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब हो जाएगा सी होगा इसका सही जवाब, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि भारतीय संविधान के लागू होने के बाद 1951-52 में आम चुनाव हुए और इसके बाद ही लोकसभा और राज्यसभा का गठन पहली बार हुआ। ऐसे संविधान लागू होने के बाद जब तक आम चुनाव नहीं हुए थे तब तक देश के लिए संसद के रूप में काम कर रही थी संविधान सभा। यानी कि जब तक आम चुनाव नहीं हुआ, संसद के दोनों सदनों का गठन नहीं हुआ था, तब तक संसद के रूप में कार्य करने वाली संस्था का नाम था संविधान सभा। यानी जिस तरह से संसद के गठन के बाद संसद ही देश के लिए महत्वपूर्ण फैसले लेने लगी और उसमें कानून बनने लगा, तो जब तक विधिवत आम चुनाव के बाद संसद का गठन नहीं हुआ था तब तक संविधान लागू होने के बाद से लेकर के संसद के गठन तक संविधान सभा ही अंतरिम संसद के रूप में कार्य कर रही थी। तो इस तरीके से 1951-52 में जब आम चुनाव हुआ, उसके बाद राज्यसभा का गठन हुआ है 3 अप्रैल 1952 को और इसकी पहली बैठक हुई है 13 मई 1952 को। और इसकी अध्यक्षता यानी राज्यसभा की अध्यक्षता उस समय की पहली बैठक की अध्यक्षता किए थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन, क्योंकि वो उस समय उपराष्ट्रपति थे। तो इस तरह से राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, इसका भी गठन नहीं होता है। संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा एक अस्थायी सदन है, उसे कभी भी भंग किया जा सकता है, जबकि राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। अतः यह तो सही कथन है। दूसरा है कि इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर रिटायर होते हैं, यह भी सही है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, लेकिन इसके सदस्यों का कार्यकाल जो है निश्चित होता है, यानी इसके सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है और प्रत्येक 2 वर्ष पर इसके 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं और उसके जगह पर फिर नए सदस्य आते हैं। फिर जो नए सदस्य आते हैं वो 6 साल तक रहते हैं और हर 2 साल पर इसके 1/3 सदस्य आते रहते हैं और 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं। तो ये भी कथन सही है। राज्यसभा के 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं, ये भी सही है। राज्यसभा जो सदन है उसके कुल सदस्यों की संख्या संविधान में निर्धारित है 250। वर्तमान में इसके सदस्यों की संख्या 245 निर्धारित है, जिसमें 233 के लिए चुनाव होता है और 12 राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। इस तरह से ये कथन भी सही है। तो गलत क्या है? गलत यही है कि राज्यसभा का गठन 1958 में हुआ था, इसका गठन 1952 में हुआ था
3 अप्रैल 1952 को, और पहली बैठक हुई थी 13 मई 1952 को। अतः ये क्वेश्चन पूछ रहा था कि राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये राज्यसभा का गठन 1958 में हुआ था, यह कथन सही नहीं है। अगला प्रश्न है, यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति अक्षम, अक्षम मतलब अयोग्य, अथवा उनकी मृत्यु कार्यकाल में ही हो जाती है, तो कार्यकारी राष्ट्रपति कौन होंगे? ये क्वेश्चन पूछ रहा है। जैसे मान लीजिए कि राष्ट्रपति भारत के सर्वोच्च पद पर हैं, तो राष्ट्रपति अक्षम है या उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उनके जगह पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के काम संभालते हैं। यदि उपराष्ट्रपति भी नहीं रहे, उनकी भी मृत्यु हो जाए, तो फिर राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालेंगे? ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ऑप्शन दे रहा है प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, कानून मंत्री, गृह मंत्री। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। यदि राष्ट्रपति भी ना रहे तो उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति भी ना रहे तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति का कार्यभार संभालते हैं। और ध्यान दीजिए कि अगर संजोग ऐसा रहेगा कि अगर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी ना रहे उस समय, तो कौन संभालेंगे राष्ट्रपति का कार्यभार? तो उस समय सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में जो सबसे वरिष्ठ होंगे, वरीयतम सदस्य न्यायाधीश होंगे, वो संभालेंगे आपको राष्ट्रपति का पद। देखिए, भारत के संविधान लागू होने के बाद ऐसा एक बार मौका आया है जब राष्ट्रपति का पद खाली हो गया था अचानक, और जो उपराष्ट्रपति थे वो कार्यभार संभाले, लेकिन उपराष्ट्रपति भी उस समय राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए अपना त्यागपत्र दे दिए थे। जैसे में डॉक्टर जाकिर हुसैन जो राष्ट्रपति थे हमारे, उनके कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हो गई थी। और जब आप जानते हैं कि राष्ट्रपति की मृत्यु जब हो जाती है तो उपराष्ट्रपति उस कार्य को संभाल लेते हैं, तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभाल लिए। और राष्ट्रपति की मृत्यु जब हो गई थी, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का काम संभाल रहे थे, तो उसी बीच राष्ट्रपति का चुनाव होने लगा। तो राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने के लिए उपराष्ट्रपति ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। इस तरह से एक समय ऐसा आया उसी समय कि राष्ट्रपति भी नहीं थे, उपराष्ट्रपति भी नहीं थे। तब जाकर के उस समय के जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे मोहम्मद हिदायतुल्लाह, उन्होंने राष्ट्रपति का कार्यभार संभाला था। तो ऐसा एक बार अभी तक हुआ है संविधान लागू होने के बाद, जब सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाला है। मोहम्मद हिदायतुल्लाह 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किए हैं। अब अगला प्रश्न है, शराबबंदी संविधान की किस धारा में निर्देशित है? धारा 47, धारा 37, धारा आपको 50, धारा 48। शराबबंदी अभी देश में काफ़ी चर्चा में रहती है। बिहार में 2015 से ही शराबबंदी लागू है। और ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में ये वर्णित है कि शराबबंदी सरकार कर सकती है। देखिए, ये संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत ये प्रावधान है। इसमें भाग 4 जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, उसका कवरेज है अनुच्छेद 36 से 51 तक। तो उसी के अंतर्गत अनुच्छेद 47 है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 47। 47 अनुच्छेद में कहा गया है कि सरकार क्या करेगी? पोषण, यानी सरकार अपने लोगों के पोषण, जीवन स्तर को ऊंचा करेगी और लोक स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए प्रयास करेगी। और इसी में है कि लोक स्वास्थ्य में, यानी उसके जीवन स्तर में, किसी भी जनता के जीवन स्तर में, पोषण स्तर में और लोक स्वास्थ्य में सुधार तभी होगा जब कोई हानिकारक मादक पेय पदार्थ का वो सेवन न करेंगे। तो इसलिए सरकार को ये निर्देश दिया गया है भाग 4 में अनुच्छेद 47 में कि अगर सरकार को लगे कि प्रजा के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा करना है, पोषण अच्छा मिले उन्हें और उनका लोक स्वास्थ्य अच्छा रहे, तो मादक पेय पदार्थ, शराब आदि का सेवन पर प्रतिबंध लगाना जरूरी है, तो सरकार ये कदम उठा सकती है। और इसी अनुच्छेद 47 के प्रावधानों को समझते हुए, इस निर्देश को देखते हुए बिहार में अभी जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने 2015 में शराबबंदी कानून लागू किया था। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। इसी प्रावधान के तहत ही कोई भी सरकार
अपने राज्य में या पूरे देश में केंद्र सरकार शराबबंदी लागू कर सकती है। हालांकि आप जानते होंगे, नहीं तो जान लीजिए कि भाग 4 में जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, यह राज्य को निर्देश दिया गया है। इसमें जो भी बातें हैं वो राज्य को करने के लिए निर्देश दिया गया है। राज्य यानी सरकार कर भी सकती है, उसे लागू नहीं भी कर सकती है, यह राज्य के ऊपर निर्भर करता है। यही कारण है कि किसी किसी राज्य में शराबबंदी लागू की है वहाँ की सरकार में ने, और कहीं कहीं शराबबंदी लागू नहीं की है। ये पूरी तरह से राज्य की इच्छा पर निर्भर करता है, सरकार की इच्छा पर निर्भर करता है कि वह शराबबंदी लागू करे या ना करे। तो ये समझ में आ गया। अनुच्छेद 47 में कहा गया है कि सरकार चाहे तो शराब पर प्रतिबंध लगा सकती है। अब चलिए छठा नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है। देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद भाग जो 18 है वो आपातकालीन प्रावधानों से संबंधित है, जिसमें 3 तरह के आपातकालीन स्थिति की चर्चा की गई। जैसे मान लिया देश अभी अच्छे से चल रहा है शांतिपूर्वक, या कोई राज्य, लेकिन हो सकता है कि कोई ऐसी स्थिति आए जब उस समय जो वर्तमान व्यवस्था है उसके अनुसार उस समय का व्यवस्था चलना संभव नहीं है, इसलिए उसे बोलते हैं आपातकालीन प्रावधान। यानी देश पर या किसी राज्य में कोई समस्या आ जाए और वर्तमान में जिस तरह से व्यवस्था चल रही है उस प्रावधान से उस समस्या जब आएगी, उस समय शासन नहीं चला पाना संभव होगा, तो उसके लिए 3 प्रकार के आपातकालीन प्रावधान है। अनुच्छेद 352, पूरे देश में राष्ट्रीय आपातकाल या किसी हिस्से में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। दूसरा अनुच्छेद 356, किसी राज्य में अगर वहाँ का संवैधानिक तंत्र पूरी तरह फेल हो गया है तो वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। और तीसरा है अनुच्छेद 360, जिसे वित्तीय आपातकाल हम कहते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 365, अनुच्छेद 359, अनुच्छेद 360। तो अभी आपको मैंने बताया कि अनुच्छेद 356 यानी आपातकाल 3 तरह का होता है। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल बोलते हैं। अनुच्छेद 356 में है कि किसी राज्य में अगर संवैधानिक तंत्र वहाँ फेल हो रहा है, यानी किसी राज्य की सरकार वहाँ की व्यवस्था को चलाने में सक्षम नहीं हो पा रही है, सिस्टम पूरा फेल हो गया है, कानून का शासन नहीं है, तो वहाँ पे उस राज्य के जो राज्यपाल हैं उनकी अनुशंसा पर या फिर राष्ट्रपति को अपने से भी समाधान हो जाए या किसी तरह से समाधान हो जाए कि उस राज्य की व्यवस्था पूरी तरह से खराब हो चुकी है, तो वहाँ पे राष्ट्रपति शासन की घोषणा की जा सकती है। तो समझ गए, अनुच्छेद 356 में किसी भी राज्य में संवैधानिक तंत्र के सफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन लगाने का प्रावधान किया गया है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस वाद में, वाद मतलब होता है केस, मुकदमा, वाद मतलब समझ रहे हैं ना, वाद मतलब केस या मुकदमा बोलते हैं, भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे की अवधारणा प्रतिपादित की गई थी। ऑप्शन है इंदिरा साहनी वाद, एसआर मुंबई वाद, रुदल शाहवाद, उपयुक्त में से कोई नहीं। यानी ये क्वेश्चन पूछ रहा है, देखिए बहुत सारे मामले सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को ही पावर है संविधान की व्याख्या करने का, संविधान का अर्थ स्पष्ट करने का। तो ये पूछ रहा है कि किस मुकदमे में भारतीय संविधान ने मूलभूत ढांचे की अवधारणा प्रतिपादित की थी। तो ये इसमें से कोई आंसर नहीं है सही, क्योंकि ये जो 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आधारभूत ढांचे के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ये मुकदमा काफ़ी दिलचस्प था और अब तक के संविधान में जितने भी मुकदमे गए हैं उसमें सबसे बड़ी पीठ इसी मुकदमे में सुन रही थी, यानी 13 न्यायाधीशों की पीठ थी। क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे बड़ी पीठ बेंच आज तक कौन सी बेंच कौन से केस में बैठी थी, तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामला 1973 में ये संविधान संशोधन के मुद्दे पर जो सुनवाई चल रही थी उसमें 13 जजों ने उस मुकदमे को सुनने का कार्य किया था। इस तरीके से अब तक का सबसे बड़ा जो बेंच है वो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामला में ही, जिसमें 13 जज बैठे थे और उसी मुकदमे में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अवधारणा प्रतिपादित की थी, सिद्धांत दिया था आधारभूत ढांचा का सिद्धांत। यानी कहा था कि संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार है, लेकिन यह अधिकार सीमित है। सीमित किस मामले में है, तो संसद संविधान के आधारभूत ढांचे को नष्ट नहीं कर सकती है। वो संशोधन करे, उसको पावर है, लेकिन ऐसा कोई संशोधन ना करे जिससे संविधान का आधारभूत ढांचा ही नष्ट हो जाए। इसे ही कहते हैं आधारभूत ढांचा का सिद्धांत। यानी संशोधन करने का अधिकार संसद को है,
लेकिन ऐसा कोई संशोधन नहीं कर सकती है वह जिससे संविधान का आधारभूत ढांचा नष्ट हो रहा है। यानी आधारभूत ढांचा मतलब क्या, जैसे कोई बिल्डिंग बना होता है पिलर पे, तो पिलर को तोड़ दीजिएगा तो फिर बिल्डिंग गिर जाएगी। उसी तरीके से ये आधारभूत सिद्धांत यानी आधारभूत ढांचा अगर कोई संविधान का बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान है, उससे संशोधन नहीं कर सकती है, उसे ख़त्म नहीं कर सकती है संसद। इसी को बोलते हैं आधारभूत ढांचा का सिद्धांत। और यह आधारभूत ढांचा का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामला 1973 में। और ये ऑप्शन में है ही नहीं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं हम लोग। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। देखिए, आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो आप लाइक कर दें और कमेंट करके बताएं कि कैसा लग रहा है हमारा वीडियो, और इसे सब्सक्राइब कर लें। अगर आप लोगों में से जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे शेयर कर दीजिए अपने लोगों के बीच में, अपने परिचितों के बीच में, जो सामान्य नागरिक भी हो सकते हैं, सामान्य व्यक्ति भी हो सकते हैं, जिन्हें देश के संविधान की जानकारी उन्हें होनी चाहिए, या कोई प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हो आपके घर में या आपके संबंधी कोई भी, उन्हें यह शेयर कर दीजिए और बताइए कि देखो कितना अच्छा ये वीडियो है, कितना अच्छा चैनल है, इसे सब्सक्राइब कर लो और तुम्हारे करियर में काफ़ी काम आएगा। तो ये चीज़ समझ लेना है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए आप सभी लोग। तो चलिए, देखिए संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ऑप्शन है शरद चंद्र बोस, के एम मुंशी, रफ़ी अहमद किदवई, बेनेगल नरसिंह राव। देखिए, इसका आंसर हो जाएगा बेनेगल नरसिंह राव। बेनेगल नरसिंह राव का शॉर्ट में नाम लोग फेमस है BN राव, और इनका पूरा नाम होता है बेनेगल नरसिंह राव। तो संविधान सभा जब संविधान बना रहे थे उस समय संवैधानिक सलाहकार बनाए गए थे बेनेगल नरसिंह राव। 9वां प्रश्न है, भारत के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा में कोरम के लिए कुल सदस्यों का कौन सा अंश आवश्यक है? यानी लोकसभा और राज्यसभा की जब बैठक होगी तो उसकी जो बैठक होने के लिए कम से कम जितने सदस्य की ज़रूरत होती है उसे कोरम कहते हैं। कोरम मतलब गणपूर्ति। कोरम एक इंग्लिश शब्द है और हिंदी में बोलते हैं गणपूर्ति। जैसे मान लीजिए लोकसभा की बैठक होनी है तो कम से कम कितने लोग उस दिन बैठक में आएंगे तभी बैठक हो पाएगी। उससे कम लोग आएंगे तो बैठक स्थगित हो जाएगी। इसे ही कोरम या गणपूर्ति कहते हैं। तो लोकसभा या राज्यसभा दोनों की बैठकों के लिए जो गणपूर्ति है वह 1/10 है। यानी कम से कम 1/10 सदस्य आएंगे तभी उसकी बैठक शुरू हो पाएगी, अन्यथा बैठक स्थगित हो जाएगी कोरम पूरा होने तक। तो चलिए, इसका आंसर हो जाएगा 1/10। 10वां प्रश्न है, भारतीय झंडे में चक्र का रंग है। देखिए, भारतीय झंडा हमारा तिरंगा झंडा है, 3 रंगों से जो बना हुआ है। आप सभी लोग जानते होंगे, केसरिया, सफ़ेद और हरा। तो उसमें जो कह रहा है कि भारतीय झंडे में चक्र का जो रंग है वो क्या है? नीला है, लाल है, केसरी है, काला है। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोग देखते होंगे कि हमारे झंडे की जो सफ़ेद पट्टी है उसमें उसके बीच में जो चक्र है उसका रंग कैसा है? नीला है। और उस चक्र में क्या है? तो सफ़ेद पट्टी के बीच में जो 24 तिलियों वाला एक गहरे नीले रंग का चक्र होता है उसे हम अशोक चक्र कहते हैं। ठीक है, उसे अशोक चक्र कहते हैं। अशोक चक्र को कर्तव्य का पहिया भी कहते हैं, क्योंकि चक्र है वो। तो चक्र मतलब क्या? घूमते रहना, यानी आप कर्तव्य करते रहिए। कर्तव्य का पहिया है वह देश के प्रतीक के रूप में है, कर्तव्य के पहिया के रूप में है। और यह मनुष्य के 24 गुणों को भी दर्शाता है और साथ ही समय के यानी दिन के 24 घंटों का प्रतीक माना जाता है 24 तिलियाँ। देश में शांतिपूर्ण बदलाव और प्रगति का प्रतिनिधित्व करता है यह 24 तिलियाँ जिस एक चक्र में जो है। और यह आकाश, महासागर और सार्वभौमिक सत्य, आकाश, महासागर और सार्वभौमिक सत्य मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ को दर्शाता है यह चक्र। ये कहता है हमारा चक्र कभी नहीं रुकेगा, इसलिए कि यह कर्तव्य पथ पे बढ़ते रहने का प्रतीक है। कभी भी कर्तव्य से विमुख नहीं होना है। जहाँ पे जो जिस तरह का कर्तव्य में आप लगे हुए हैं, ड्यूटी में लगे हुए हैं, उसे ईमानदारी से कीजिए। और यही व्यवस्था, यही समय की मांग होती है कि आप जहाँ भी रहें आप उस कर्तव्य को हमेशा ईमानदारी पूर्वक करते रहें। और कर्तव्य का पहिया रूपी कर्तव्य चलते रहता है, इसलिए दुनिया, ये व्यवस्था सब चल रही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पर देखते हैं हम लोग। लोकसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होता है? देखिए, ऑप्शन है 2,
बी में 3, सी में 10 और डी में 4। देखिए फ्रेंड्स, अभी हमने एक क्वेश्चन में देखा कि राज्यसभा के 12 सदस्यों का मनोनयन करते हैं राष्ट्रपति। लोकसभा में ये बता देते हैं कि अभी जो वर्तमान में, कुछ समय पहले तक ये प्रश्न पूछता तो आप उसका आंसर 2 देते, लेकिन अभी वर्तमान संदर्भ में लोकसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं तो 0 हो जाएगा। क्योंकि हाल ही में भारतीय संविधान में संशोधन किया गया है और उस संशोधन के द्वारा लोकसभा में जो 2 सदस्य एंग्लो इंडियन मनोनीत किए जाते थे, अगर उनका प्रतिनिधित्व नहीं होता था आम चुनाव में, तो ये जो लोकसभा में 2 सदस्यों के मनोनयन की जो व्यवस्था थी, इसे समाप्त कर दिया गया है उस संविधान संशोधन के द्वारा। आप सभी को ये कमेंट करके बताना है, मैं देखूंगा कुछ देर, उसके बाद अगर कुछ लोग कमेंट नहीं करके बताएंगे तो मैं खुद कमेंट करके बताऊंगा कि ऐसा कौन संशोधन है जिसके द्वारा लोकसभा में 2 सदस्यों के आंग्ल भारतीय समुदाय के जो होते थे उन्हें मनोनीत करने की जो व्यवस्था थी उसे समाप्त कर दिया गया है। यानी वर्तमान में लोकसभा में 543 सदस्य होंगे और वो सभी निर्वाचित होंगे। मनोनीत सदस्यों की व्यवस्था को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है। वह कौन सा संशोधन है? हाँ, यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 0। 12 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के लिए नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख करता है? देखिए, पिछले क्वेश्चन में हमने चर्चा किया है, ए में है 1, बी में 2, सी में 3, डी में 4। तो भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक तत्व का प्रावधान किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का प्रावधान जो है उसे राज्य, यानी कि राज्य में जो व्यवस्था आती है, जो संस्था आती है, वह उसे पूरा कर भी सकती है, निर्देशों के अनुसार काम कर भी सकती है या नहीं भी कर सकती है। यह पूरी तरह से उस सरकार राज्य पर निर्भर करती है। उसे लगेगा, ज़रूरी होगा तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लागू करेगी, अन्यथा लागू नहीं भी कर सकती है। आप इसे लागू कराने के लिए कोर्ट की शरण में नहीं जा सकते हैं। 13 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं का उल्लेख करती है? ऑप्शन ए है 4, बी में 8, सी में 10, डी में 12। तो फ्रेंड्स, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषा का प्रावधान किया गया है। अब चलिए, कितनी भाषाएं हैं भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में? तो 22 भाषाएं हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक भारत के राष्ट्रपति रहे? ए में 6, बी में 8, सी में 12, डी में 5। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा 12। आप सभी जानते हैं कि भारतीय संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 ईस्वी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश का प्रथम राष्ट्रपति चुना था। इस तरह से वो संविधान सभा के द्वारा निर्वाचित राष्ट्रपति हुए। यानी भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन हुए? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हुए। फिर जब 1951-52 में आम चुनाव हुआ, फिर लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाओं का गठन हो गया, तो फिर उसके बाद विधिवत वो चुनाव हुआ राष्ट्रपति का और फिर से राष्ट्रपति निर्वाचित हो गए डॉक्टर राजेंद्र बाबू। फिर इसके बाद 2 कार्यकाल तक रहे। यानी कहने का मतलब है कि 2 साल वो शुरू में रहे 1950 से 52 और उसके बाद फिर 2 टर्म रहे हैं 10 साल, यानी 12 साल तक राष्ट्रपति रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र बाबू हमारे। ये बिहार के रहने वाले थे, आप सभी लोग जानते हैं। जब इनका जन्म हुआ था बिहार के, वो सारण जिले में थे, लेकिन बाद में सारण जिला से अलग होकर के सिवान जिला बना। यानी इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये इनका घर अभी सिवान जिला में था, अभी के सिवान जिला में है इनका घर। ठीक है ना। अब चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति चुनाव पद्धति का स्रोत इस देश के संविधान से ली गई है? जर्मनी, इंग्लैंड, आयरलैंड, जापान। देखिए, भारतीय संविधान का जब निर्माण हो रहा था तो उस समय बहुत सारे देशों में संविधान लागू हो चुके थे। आप जानते हैं, मेरे वीडियो अगर देखते होंगे लगातार, तो दुनिया के ऐसा पहला देश है अमेरिका जहाँ पे संविधान लागू हुआ था। और अमेरिका का संविधान जब लागू हुआ और अमेरिका जब तरक्की करता चला गया तो और सभी देश उसे फॉलो करके, उससे प्रेरित होकर के अपने देश में भी संविधान लागू किया है। और जब भारतीय संविधान का निर्माण हो रहा था उस समय दुनिया के बहुत सारे देशों में संविधान लागू हो चुके थे और इसलिए भारतीय संविधान निर्माण के समय संविधान सभा के बहुत सारे सदस्य विभिन्न देशों का दौरा किए और वहाँ के संविधानों का अध्ययन किए। तो लगभग 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया गया है और उनमें से लगभग 10-11 देशों के संविधानों में जो अच्छी बातें थी उसे हम लोगों ने अपने संविधान में शामिल किया है। तो उसी से ये प्रश्न पूछा है कि भाई, भारत में जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है यह पद्धति किस देश के संविधान से ली गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा आयरलैंड। यानी आयरलैंड के संविधान से
राष्ट्रपति निर्वाचक मंडल और राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति ली गई है, और राज्य के नीति निदेशक तत्व भी ली गई है, यानी बहुत सारी चीज़ें ली गई हैं। आपको कह सकते हैं कि आयरलैंड से, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आयरलैंड। राष्ट्रपति चुनाव में जो निर्वाचक मंडल होते हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये सभी चीज़ कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं। 16 नंबर प्रश्न है, मौलिक अधिकार के प्रवर्तन के लिए विशेष जिम्मेवारी किसके पास है? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोग जानते हैं कि मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए जो दायित्व दिया गया है ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को है। इस तरह से मौलिक अधिकारों की रक्षा करने का जो भार है वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पर है। सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार के रिट जारी कर सकती है, और इसी तरह से हाई कोर्ट मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए अनुच्छेद 226 के अंतर्गत 5 प्रकार के रिट जारी करती है। इस तरह से मौलिक अधिकार के प्रवर्तन यानी लागू, प्रवर्तन मतलब क्या होता है? लागू करने के लिए विशेष जिम्मेवारी किसके पास है? तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के पास है। भारत के संविधान को 26 जनवरी 1950 को ही क्यों लागू किया गया? ऑप्शन देख लीजिए। पहला ऑप्शन है, इस दिन भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था। इस दिन 1930 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। यह लाल बहादुर शास्त्री का जन्मदिन था। इस दिन 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इस दिन 1930 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज्य की घोषणा की गई। देखिए, लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था, और इसमें नेहरू रिपोर्ट के औपनिवेशिक स्वराज्य के प्रस्ताव को मतलब नहीं माना गया था, और उसके जगह पर पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। और पूर्ण स्वराज के तहत ही 31 दिसंबर 1929 को रात में झंडा फहराया गया था रावी नदी के तट पर, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता के थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। और उन्होंने उसी 31 दिसंबर को यह संकल्प लिया था कि आगामी 26 जनवरी को 1930 को, यानी कि हम लोग पूरे देश में झंडा फहराएंगे और स्वाधीनता दिवस मनाएंगे। और उसी समय से संविधान लागू, मतलब देश आज़ाद होने के वर्ष यानी 1947 में भी 26 जनवरी को ही पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाया गया था। हालांकि संविधान हालांकि देश आज़ाद हो गया 15 अगस्त 1947 को, इसलिए 15 अगस्त आज़ादी का दिन मुकर्रर हो गया। अब से हर बार 15 अगस्त को ही आज़ादी मनाने की शुरुआत हो गई है। लेकिन 26 जनवरी को, जो 1930 ईस्वी से लगातार हम 1947 के 26 जनवरी तक हम मनाते आ रहे थे पूर्ण स्वाधीनता दिवस, इस दिन को यादगार बनाने के लिए संविधान सभा के कुछ सदस्यों ने, जब संविधान निर्माण का काम पूरा हो गया था यानी 26 जनवरी 1949 को, तो कुछ लोगों ने अपना विचार व्यक्त किया था कि इसको लागू करने का डेट तय किया जाए 26 जनवरी 1950 को। तो पूछा क्यों? कुछ लोगों ने पूछा क्यों, तो कहा कि याद कीजिए, हम लोग 26 जनवरी से लगातार 1930 ईस्वी से स्वतंत्रता दिवस मना रहे थे, लेकिन आज़ादी तो मिल गई 15 अगस्त को, लेकिन ये डेट 26 जनवरी जो है ये तो उपेक्षित हो गया है। अतः 26 जनवरी को हम लोग यादगार बनाने के लिए संविधान को लागू करेंगे 26 जनवरी 1950 को, और इसलिए ये ऑप्शन हो जाएगा आंसर। इस दिन 1930 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी, यानी कि 26 जनवरी को ही 1930 ईस्वी से पूर्ण स्वाधीनता दिवस हम लोग मनाना शुरू कर दिए थे, जो आज़ादी के वर्ष तक भी मनाया गया था। 26 जनवरी 1947 को भी मनाया गया था, लेकिन 15 अगस्त को तो आज़ाद हो गया देश। उसके बाद से तो हर साल 15 अगस्त को आज़ादी मनाई गई थी, और चूंकि 26 जनवरी का दिन उपेक्षित हो रहा था, इसलिए 26 जनवरी को ही संविधान लागू किया गया। और इसलिए जब संविधान लागू किया गया तो गणतंत्र दिवस मनाते हैं हम हर साल 26 जनवरी को, और वह 26 जनवरी का दिन यादगार बन गया है। तो चलिए अगला प्रश्न है 18 नंबर प्रश्न, भारतीय संसद में शून्यकाल का क्या अर्थ है? लगभग दिन में 12 बजे के समय सदन का सत्र 1 घंटे के लिए रोक दिया जाता है। ये गलत बात है। जब विपक्ष यह दावा करे कि सदन में विश्वास मत खो दिया है, गलत बात है। प्रश्नकाल के तुरंत बाद जब लगभग दिन के 12 बज रहे हों तब सदस्य मुद्दे उठा सकते हैं। डी में संसद का सत्र समाप्त हो जाता है। इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा प्रश्नकाल के तुरंत बाद जब लगभग दिन के 12 बज रहे हों तब सदस्य अविलंबनीय लोकमत यानी मान लिया जाए कि किसी दिन किसी देश में बहुत महत्वपूर्ण चर्चा करनी हो, महत्वपूर्ण कोई मुद्दा आ गया है, तो 11 से 12 बजे तक होता है प्रश्नकाल। और प्रश्नकाल के ठीक बाद 12 बजे जब घड़ी की सुइयाँ 00 होती है ना, घड़ी का टाइम जब नहीं होता है 12 बजे क्या होता है 0, इसलिए 12 बजे से लेकर 1 बजे तक का जो काल होता है उसमें किसी भी तरह का
अचानक कोई प्रश्न आ गया हो सदन में तो उठा सकते हैं सदस्य। इसीलिए चूंकि 12 बजे का समय होता है इसलिए इसे शून्यकाल कहते हैं। हालांकि संविधान में इसका कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन 1970 से 80 के दशक में समाचार पत्रों में इस समय जो इस तरह से प्रश्न उठाने की परंपरा हो गई कि 12 बजे से 1 बजे तक कोई भी प्रश्न आप पूछ सकते हैं, अचानक जो देश में उस समय का बहुत महत्वपूर्ण मामला कोई हो, तो इसीलिए अखबारों में इस काल को 12 बजे के उठाने के कारण इसको शून्यकाल कहा जाने लगा। और उसी समय से ये 12 से 1 बजे का काल जो सदन में चलता है उसे शून्यकाल कहते हैं। इसलिए प्रश्नकाल के तुरंत बाद, यानी प्रश्नकाल होता है 11 से 12, तुरंत बाद जब लगभग दिन के 12 बज रहे हों तब सदस्य कोई भी मुद्दे उठा सकते हैं और सदन सरकार से ये प्रश्न पूछ सकता है जो महत्वपूर्ण कोई मामला होगा तो। अब देखिए, संसद द्वारा पास किया हुआ विधेयक तभी एक नियम कानून बन पाता है जब उसे निम्नलिखित में से किसने पास किया। ऑप्शन है राज्यसभा का अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। तो फ्रेंड्स, कैसे राष्ट्रपति होगा समझ लीजिए। संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। कोई भी अधिनियम कानून बनता है उसके पहले लोकसभा राज्यसभा दोनों में पारित होता है, और जब लोकसभा और राज्यसभा जब किसी भी विधेयक को पारित कर देती है तब राष्ट्रपति के पास वो सिग्नेचर के लिए जाता है। जब राष्ट्रपति सिग्नेचर कर देते हैं तब वह विधेयक अधिनियम यानी कानून बन जाता है और पूरे देश में लागू कर दिया जाता है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। ध्यान रखिएगा, संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, और संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। किसी भी कानून को बनाने की प्रक्रिया संसद के दोनों सदनों से जब पारित हो जाती है तब उसे राष्ट्रपति सिग्नेचर करते हैं, तभी वह अधिनियम बन पाता है, और जब वो लागू हो जाता है तो वह कानून कहलाता है। यानी विधेयक जब सदन में दोनों सदनों में रहता है तो विधेयक कहलाता है, और दोनों सदनों से पारित होकर विधेयक जब राष्ट्रपति के पास जाता है तो वह राष्ट्रपति जब सिग्नेचर कर देते हैं तो अधिनियम बन जाता है, और वह अधिनियम जब पूरे देश में लागू कर दिया जाता है जिस तारीख से, उस तारीख से वह कानून कहलाता है। अगला प्रश्न 20 नंबर, स्वर्ण सिंह समिति ने सिफारिश की थी राज्य स्तरीय चुनाव आयोग का गठन करने के लिए, पंचायती राज के लिए, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का समावेश, हिमालयी और प्रायद्वीपीय नदियों का आपस में जोड़ना। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा आपको सी ऑप्शन, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का समावेश करने के लिए। आप इसे जानिए कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा देश के भारतीय संविधान में भाग 4 क अनुच्छेद 51 का जोड़ करके मौलिक कर्तव्य शामिल किया गया है। उस समय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी, और इंदिरा गांधी के कार्यकाल में ही इंदिरा गांधी ने भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य शामिल करने के लिए सिफारिश करने के उद्देश्य से एक समिति गठित की थी। वह सरदार स्वर्ण सिंह समिति थी, और सरदार स्वर्ण सिंह समिति को यह काम सौंपा गया था कि भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य शामिल करना है, इसके लिए आप सिफारिश दीजिए। तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने इस पर काम करके सरकार को रिपोर्ट सौंपी थी। हालांकि सरकार को 8 मौलिक कर्तव्य शामिल करने की सिफारिश की थी, लेकिन सरकार ने उनके सिफारिश पर ही मौलिक कर्तव्य शामिल किया, संशोधन में 42वें में जगह दिया उसको। यानी कहने का मतलब मौलिक कर्तव्य, कोई पूछे आपसे कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस समिति की सिफारिश पर लागू किया गया है, जोड़ा गया है, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर। और किस भाग में है, तो भाग 4 क में है, अनुच्छेद कितना 51 क में है, ठीक ना। लेकिन सरकार तो सिफारिश मानी ही, लेकिन थोड़ा सा बदल करके उसको संशोधन में जगह दी। यानी कि वो सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने 8 मौलिक कर्तव्य की सिफारिश किया था, लेकिन थोड़ा सा उसमें संशोधन करते हुए उस समय की केंद्र सरकार ने 8 के जगह पर 10 मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए, और इस तरह से 10 मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है, जो भाग 4 क में अनुच्छेद 51 क में है। बाद में 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा एक और मौलिक कर्तव्य शामिल किया गया है, 11वां मौलिक कर्तव्य। वह क्या है, तो किसी भी माता पिता या अभिभावक को अपने ये 6 से 14 वर्ष के बच्चों को स्कूल भेजने के लिए उसको अवसर देने की बात कही गई। यानी प्रत्येक माता पिता या अभिभावक, जैसे मान लीजिए माता पिता के साथ बच्चे रह रहे हैं तो माता पिता का यह कर्तव्य बनता है, और अगर कोई बच्चा अपने माता पिता से दूर किसी रिलेशन में रह रहा हो या किसी गार्जियनशिप में रह रहा हो तो उस गार्जियन का भी यह कर्तव्य बनता है कि उस बच्चे को, यानी 6 से 14 वर्ष के बच्चों को स्कूल जाने का अवसर प्रदान करे, ताकि वह पढ़ लिख करके एक अच्छा इंसान बन सके।
तो इस तरीके से हमने आज के T20 सीरीज़ में 20 प्रश्नों का एनालिसिस किया है। ये 20 प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछ चुका है और आगे भी पूछने की संभावना है। बस 2024 में केंद्र सरकार के अंतर्गत रेलवे की वैकेंसी बड़े पैमाने पर आ रही है। आज ही हमने सुना है कि कांस्टेबल का और एसआई की वैकेंसी आई है रेलवे में, और बिहार में भी एसआई की वैकेंसी आने वाली है, और बिहार पुलिस का एग्जाम होने वाला है, बिहार एसएससी का एग्जाम इंटर लेवल का होने वाला है, बिहार एसएससी सीजीएल की वैकेंसी आने वाली है, बिहार में फिर 70वीं बीपीएससी आने वाली है, बिहार में फिर हेडमास्टर +2 स्कूल के हेडमास्टर की बहाली आने वाली है, बिहार में फिर प्राथमिक विद्यालयों में 40,000 से अधिक प्रधान शिक्षक की बहाली आने वाली है। बहाली ही बहाली आने वाली है, लेकिन आप तैयारी कितना करते हैं? आप हमारे चैनल से जुड़िए और इन सभी एग्जामिनेशन की तैयारी आप हमारे चैनल से जुड़कर करें। तैयारी करने से ही एग्ज़ाम निकलता है, सिर्फ सोचने से या ख्याली पुलाव बनाने से नहीं होता है। आप सिर्फ सोचेंगे कि हम कोई सोचेंगे कि पहले से कोई टीचर हो +2 स्कूल या हाई स्कूल में, वो सोचेंगे कि हम हेडमास्टर बन जाएंगे, लेकिन कि सिर्फ सोचने से बन जाएंगे? आप तैयारी करिए, आप तैयारी करिए, खूब तैयारी कीजिए। आप पढ़ाई लिखाई में भी अपने व्यस्त समय में से 2 घंटे निकालिए और किताबें पढ़िए, हमारा चैनल देखिए। इसी तरीके से प्रधान शिक्षक बनना है, अगर प्राइमरी मिडिल स्कूल में आप लगातार काम कर रहे हैं और प्रधान शिक्षक बनना है तो तैयारी करनी होगी, सिर्फ सोचने से नहीं होगा। सोचा हुआ नहीं, किया हुआ काम आता है। इसी तरह से हमारे युवा वर्ग के लोग जो नए फ्रेशर्स हैं, ऑनर्स पास कर लिए हैं, वो 70वीं बीपीएससी, रेलवे की वैकेंसी, कांस्टेबल के साथ साथ आज ही वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। अप्रैल में इसका एप्लीकेशन जारी हो जाएगा, भरना शुरू हो जाएगा रेलवे की वैकेंसी। तो रेलवे में बहुत सारी वैकेंसी आएगी। उसके बाद राज्य में आपको बिहार एसआई का वैकेंसी आने वाला है। इस तमाम तरह की वैकेंसी को अगर निकालना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और हमारे साथ अब तैयारी करें। तो चलिए, आज के इस 2020 क्वेश्चन में आपको भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था से 20 प्रश्न हमने एनालिसिस किया है। आपको उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि कैसा मेरा प्रयास चल रहा है। आपके लिए मैं जो प्रयास कर रहा हूँ, इतना मेहनत कर रहा हूँ, वो कैसा लग रहा है आप सभी को, और इसे शेयर कर दीजिए। लेकिन अगर जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कीजिए, ताकि वो पूछ देगा कि आप सब्सक्राइब किए हैं कि नहीं किए हैं। तो आप कहेंगे नहीं किए हैं तो फिर कैसे भेज दिए। इसलिए पहले आप सब्सक्राइब कर दीजिए और तब अपने सब परिचितों के यहाँ इससे शेयर कर दीजिए, यानी लाइक करिए, ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए, तब कमेंट कर दीजिए और तब शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आपके लिए कौटिल्य क्लासेज यूट्यूब चैनल बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, मेहनत कर रहा है और आपको अच्छी अच्छी जानकारियाँ वीडियो के माध्यम से पहुंचा रहा है। अतः आप सभी भी कौटिल्य क्लासेज यूट्यूब चैनल को आगे बढ़ाने का काम कीजिए और इसे सभी जगह फैलाएं, ताकि सभी को जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये लाभदायक हो, और सामान्य नागरिक भी जिनको कि देश के संविधान इतिहास की जानकारी रहनी जरूरी है, तभी वो देश को समझ पाएंगे। इसलिए इसे आप लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।